ज़रूर कामयाबी मिलेगी आपको, बिल्कुल 100% मिलेगी। क्योंकि किसी ने कहा है जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी। नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम सबके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम हमारे मित्र सचिन वशिष्ठ के साथ, जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं इनकम टैक्स मुंबई में। ये हैं हरियाणा से, जींद से, जुलाना के पास इन्हें एक छोटा सा गांव है। तो सचिन वशिष्ठ जी, आप क्या। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जतिन भाई का, जो इसने मौका दिया हमें इनके यूट्यूब चैनल पे आने का, और हमारे लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को प्रणाम। तो ये हमारे साथ काम ही कर रहे थे, तो हम मित्र हैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद ही इनफैक्ट मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे मिला जाए एक बार फिर से। हम एज यूजुअल मिलते रहते हैं। मैंने सोचा कि अगर इनका कुछ एक्सपीरियंस आप सबके लिए कुछ फ़ायदा दे, कुछ आपको मोटिवेट करे, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी इनका हाल फिलहाल में एनटीपीसी का CBT 1 का रिजल्ट आया है, एंड ये हमारे साथ इनकम टैक्स मुंबई में भी काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं अभी, और इनका एग्जाम्स में भी एक्सपीरियंस है, एंड लाइफ में भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है आपका। जी सर। तो कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट ही करेंगे, एंड कुछ ना कुछ आपको अच्छी बातें बताएंगे जो आपके आने वाले प्रिपरेशन में आपको फ़ायदा देंगी, एंड कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेंगे जिससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाएँ, जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, या आप अपने लाइफ में अपने एग्जाम्स में अच्छा कर पाएँ। तो सचिन जी, आप हमें बताएं कि आपने अपनी स्टडीज़ कहाँ से की हैं। मैंने पहली बात तो मैं बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इतना मतलब फैमिली वाले अफोर्ड नहीं कर पाते कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ूँ। मैंने पहली से लेकर मतलब फर्स्ट क्लास से 12th तक एक सरकारी स्कूल से ही की है। हमारे गांव में 5th तक का स्कूल था। 5th तक मैं अपने गांव में पढ़ा। उसके बाद 6th से और 10th तक गांव के जो पास वाला गांव था उसमें 10th की मैंने उस स्कूल से। उसके बाद गांव के पास ही जुलाना एक कस्बा लगता है हमारा, वहाँ पे +1 और +2 की गवर्नमेंट स्कूल से। तो मैं शुरू से ही हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ, और इंग्लिश एक बड़ा चैलेंज होता है हिंदी मीडियम के छात्र के लिए, जो मेरी लाइफ में भी एक बड़ा चैलेंज रहा है बिल्कुल। और खासकर जब आप SSC के एग्जाम दे रहे हो, जिसमें एक पोर्शन 25% का आपका इंग्लिश का रहता है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है खुद में। जब आप एक हिंदी बैकग्राउंड से आए और आपने इंग्लिश पढ़ी ही ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, ऐसा इंग्लिश पढ़ी जरूर थी, लेकिन तब तक कैसा था कि भाई केवल इतनी पढ़ी थी कि भाई एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर आ जाए। और आपको पता है 10th और 12th में इतनी ज़्यादा डीपली ग्रामर पूछी भी नहीं जाती, जैसा हमारे SSC के एग्जाम्स हैं। कंपटीशन का जो भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें थोड़ा डीपली पूछते हैं। और सच बताऊं तो मेरे को भाई 10th तक तो मतलब ग्रामर का आता ही नहीं था कुछ इतना ज़्यादा। थोड़ा बहुत टेंस वगैरह, आर्टिकल्स, 2-4 टॉपिक थे जो मैं मतलब बेसिकली नॉर्मली जानता था, वो भी कुछ इतना कि बस वर्ब्स कैसे भरनी है, कहाँ पे एज है, ऐड कहाँ पे यूज, बेसिक सी जो आपको हाँ टीचर सिखाते हैं, वो बिल्कुल एक तरह से रटाते हैं, वो वाली चीजें थी। वो रटी ही गई थी, वो उसका उस टाइम समझ नहीं थी, लेकिन बस ये याद था कि एज आ गया तो थर्ड फॉर्म लगानी है। बस ये चीज रटी हुई थी। उसके बाद 12th में भी इतना नहीं मैं इम्प्रूव कर पाया अपनी इंग्लिश को, लेकिन वही बात है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब कंपटीशन की तैयारी के लिए निकले तो पता लगा कि भाई ये एक मेजर पार्ट है अगर जॉब लेनी है तो, क्योंकि एक 1/4 हिस्सा अकेली इंग्लिश का था हमारे इस एग्जाम में। तो उसको देखते हुए मैंने फिर वहाँ पे स्टार्ट किया इंग्लिश पढ़ना, धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया, और फिर धीरे धीरे करके वो ठीक हो गई। तो जैसे कि आप एक ग्रुप C की जो में ऑलरेडी काम कर रहे हो, SSC MTS 2019 से आपने सिलेक्शन लिया है, और अभी NTPC CBT 1 में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। 86 के राउंड आपके मार्क्स हैं, 86 प्लस हैं, 86 से ज़्यादा ही है वो। और आपने क्वालिफाई किया है CBT 2 के लिए। हाँ सर। और आप भगवान से दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप आगे चल के आप जो चाह रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप ड्रीम कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर, वो आप ज़रूर बने। तो हम पूछना चाहेंगे कि आप ये कब से तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपने शुरुआत की। एक्चुअली शुरुआत तो मैंने की थी 2017 से। मैंने 2013 में +2 की थी। उस टाइम कोई जैसे वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग नहीं करता, तो कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था कि भाई तेरे को अभी क्या करना चाहिए। तो एज यूजुअल जैसे सब बच्चे करते हैं, जिनको पता नहीं होता कि क्या करना है, कोई गोल सेट नहीं होता, वो सिंपल 12th करने के बाद बस BA की और चलता रहता है। जैसा लाइफ जैसे उनको चलाती है ऐसे मैं भी चल रहा था, ठीक है। उसके बाद 2013 में मैंने डिस्टेंस से एडमिशन ले लिया था ग्रेजुएशन के लिए। 2013 ऐसे ही निकल गया, 14 भी निकल गया। 14 के लास्ट में ऐसा लगा कि भाई जब कॉलेज नहीं जाना तो कुछ ना कुछ कर लिया जाए।
तो मैंने टीचिंग शुरू कर दी एक स्कूल में। तो 2014 के लास्ट से लेकर 2016 के लास्ट तक मैंने 3 साल को टीचिंग भी की है, 17 में भी की है। तो 17 का जून जुलाई में मैंने फिर ये स्टार्ट किया था, मई में स्टार्ट किया था अपना जो प्रिपरेशन था। उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे मतलब ऑफर भी आए कि भाई ऐसे नहीं नौकरी लगी जाएगी, पढ़ के क्या करेगा, कि भाई पैसे दे के ऐसे वैसे करवा ले काम, सब तो उससे झांसे में फंसाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और अब यार टाइप का आदमी मिलता है उसको, आपको मोटिवेट करने वाला भी मिलता है। ऐसे भी लोग थे जो कहते थे भाई पढ़ेगा तो ही हो पाएगा। उस टाइम बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था तब भी कि क्या करें क्या नहीं। लेकिन वही बात है, जब शुरुआत कर दी तो आज भगवान ने कुछ मेहनत मिलाई, कुछ लोगों की दुआएं, और आज ऐसा है मतलब एक रोजगार मिल गया है कि हम आसानी से अपने फैमिली का खर्चा उठा सकें। इतना तो हो गया अभी तक। हालांकि मुझे तो आपकी लाइफ के बारे में काफ़ी पता है, आपने काफ़ी बताया है, बट आप क्या ऐसा वो टाइम रहा है जो आपने सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस किए हैं, एंड कैसा वो मोमेंट रहा होगा जिस पे आपने ये सोचा होगा कि हाँ मैं अब इसे छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? देखो, जब जॉब करता था, जब 8-7-10 हज़ार रुपये मिल जाते थे तो ऐसा लगता था कि अब तो मैं अपने मतलब पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। लेकिन वो एक भ्रम था, क्योंकि 8-7-10 हज़ार रुपये में आज के टाइम पे एक अकेले आदमी का भी खर्चा नहीं चल सकता। ठीक है। तो दूसरी बात, फिर जब प्रिपरेशन के लिए निकले तो फिर घर से खर्चा लेना शुरू करना पड़ा। तो 1-2 महीने लिया, फिर फील हुआ कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि इतना फैमिली का भी ये नहीं था कि भाई वो इतना खर्चा उठा सके, वहीं पे रहना खाना पीना। तो 5-7 हज़ार रुपये महीना मतलब वो चाहिए फिर आदमी को। तो मैंने फिर वहाँ भी थोड़ा पहले अपना धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाया। ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत वहाँ से अर्न होता था, वो अपने पढ़ाई पे खर्चा किया, बुक्स वगैरह खरीदी और साथ में तैयारी करी। हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ, मैंने जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था रेलवेज़ का, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था। मेरे को तैयारी करते हुए लगभग 1 साल हो गया था। 2018 में शायद वो एग्ज़ाम था, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता। उसमें क्या था, मेरे हिसाब से वो अच्छा एग्ज़ाम गया था कि मैंने अच्छी मतलब प्रिपरेशन की थी कि मेरा इसमें हो जाए शायद। लेकिन उसमें मार्क्स ही बहुत कम आए मेरे को नहीं पता, या तो मेरा वो मतलब तैयारी का भ्रम था कि मेरी अच्छी तैयारी है, या कुछ और था। लेकिन मार्क्स बहुत कम आए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। उस टाइम पे सोच लिया था कि भाई नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा चल दोबारा मतलब शुरू करते हैं कुछ और। उसके बाद जैसे रेलवे का जो टेक्नीशियन का दिया था एग्ज़ाम मैंने, उसमें भी नहीं हुआ था मेरा। टेक्नीशियन का शायद, हाँ टेक्नीशियन का पहले हो गया था। टेक्नीशियन में शुरू में रिजल्ट जो आया उसमें नहीं हुआ था, तो मैंने दोबारा से बिल्कुल ही छोड़ दी थी प्रिपरेशन। दोबारा से स्कूल में टीचिंग करने लगा कि भाई साथ साथ ही मतलब 2 पीरियड ले लूँगा और साथ में अपना तैयारी भी करता रहूँगा। लेकिन उस टाइम क्या था, केवल फिर स्कूल की तरफ ही ध्यान हो गया था और ये तैयारी तो बिल्कुल छूट ही गई थी दोबारा से। 1-1.5 साल पढ़ने के बाद दोबारा उस लाइन में जाने लगा था। फिर क्या हुआ कि रेलवे का जो रिवाइज रिजल्ट आया फिर इसका जो टेक्नीशियन का था उसमें मेरा हो गया। तो उससे थोड़ा सा मैं मोटिवेट हुआ कि चल आज ये एग्ज़ाम हुआ है तो इसको एक बार देखते हैं, करते हैं एक बार शुरू दोबारा से। तो मैंने वो स्कूल को उसको छोड़ दिया वहाँ से। फिर मैं दोबारा से रोहतक आया, रोहतक में रह के फिर मैंने तैयारी करी। रेलवे टेक्नीशियन का मेरा फिर सेकंड जो क्वालिफाइंग था वो भी हो गया था। फाइनल में भी मेरे अच्छे 75 मार्क्स थे। लेकिन जैसा कि पता आपको, मैंने चंडीगढ़ जोन फिल किया हुआ था और वहाँ पे कंपटीशन एज यूजुअल मतलब अन्य जो और जोन हैं उससे लगभग मैंने देखा है, एसएससी में भी या कहीं भी देख लो आप, जैसे अपना ही था। हाँ, तो उसमें जैसे हमें पता है कि आपको पता हो कि एसएससी में भी आपका नॉर्दर्न जोन होता है, जो आपका दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान या आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन्हीं कट ऑफ सबसे ज़्यादा आती है। या फिर अगर जब आपको जोन सिलेक्शन का मौका मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन्हीं की रहती है और ये आपका रेलवे में भी होता है। तो इसी के कारण मेरा उस टाइम भी सिलेक्शन रह गया था बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे 75 मार्क्स थे, वहाँ पे शायद 80+ उस टाइम कट ऑफ थी। और बहुत सारे लगभग 4-5 जोन मैंने खुद ऐसे देखे थे जिनकी मतलब 75 से कम थी। तो फिर मैंने एनटीपीसी का आया 2019 में मार्च में, जब ये फॉर्म अप्लाई किए तो सबसे पहले तो ये देखा कि भाई कहाँ कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम का मतलब ये है कि जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, जिसका प्रेफरेंस कम दिया जाता है। हाँ, जहाँ पे बच्चे कम जाना चाहते हो उस टाइप से। क्योंकि भाई जब एक बेरोजगार है ना, उसको केवल गवर्नमेंट जॉब दिखती है, चाहे वो कहीं भी हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी में हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचने की दौड़ में हैं। तो कोई भी आदमी है अगर उसको बोलते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब वहाँ करनी पड़ेगी, तो सब तैयार ही होंगे लगभग मेरे हिसाब से। तो यही सोच के मैंने एनटीपीसी का सिलीगुड़ी जोन से अप्लाई किया था।
और धीरे धीरे तैयारी करते रहे। एग्ज़ाम अच्छा गया, नंबर भी अच्छे आ गए। एनटीपीसी में मैंने 85 अटैम्प्ट किए थे और उसमें मेरे 4 क्वेश्चन ही गलत थे बस। ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि आप 85 अटेम्प्ट कर रहे हो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, और उसमें से आपके ओनली 4 क्वेश्चन रॉन्ग जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन सभी का गलत था, मतलब वो कमीशन ने ही गलत दिया था। हाँ, वो पेपर ही इनका क्वेश्चन ऑलमोस्ट 81 करेक्ट होते, नहीं तो अभी 80 करेक्ट है, लेकिन इनका जो रो स्कोर है उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर होकर इनका 86 प्लस है आउट ऑफ 100। वो अपने आप में एक उपलब्धि, अचीवमेंट है। लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और वैसा ही इन्होंने किया है, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने कौन सी बुक्स हैं जो आपने पढ़ी हैं, या आपने अपने तरफ से क्या पढ़ाई की है, या कहाँ से आपने नोट्स अरेंज किए? देखो, नोट्स तो जैसे मैं पहले मैंने कोचिंग ली थी, जींद एक अकेडमी थी, तो उन्होंने प्रोवाइड किए थे नोट्स। तो एक्चुअली मैं कोई किसी भी मतलब सब टीचर अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से, और सब बुक्स अच्छी हैं। चाहे कोई आज स्टार्ट किया हो किसी ने पढ़ाना, और चाहे 2 साल पहले या 10 साल पहले, जो भी टीचर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर कर देता है, जो बता देता है कि बच्चे के दिमाग में घुसा देता है कि ऐसे ये क्वेश्चन होगा, वो सब टीचर अच्छे हैं। बुक्स सभी अच्छी होती हैं, कोई बुक बुरी नहीं होती, बस फर्क है अपना पढ़ने का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बुक्स 10-12 बुक्स लेके बैठ जाएंगे। ये राकेश यादव सर की है, ये अभिनय शर्मा की है, ये पवन राव सर की है, ये किरण की है, बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है किसी एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हर एक बुक में एक अच्छी सी बुक कोई भी, जिसमें सभी टाइप हों, सभी प्रकार के, जैसे भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको देख के कोई भी हम बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पूछे गए प्रश्न के हर एक प्रकार के टाइप हों। उस बुक को आप बार बार बनाओ, आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। और मेरे हिसाब से तो सभी बुक अच्छी हैं, मैं किसी भी बुक को स्पेशली प्रेफर नहीं करता। जिस बुक से जो कंटेंट मेरे को अच्छा लगता है, जैसे दिखता है अभी इस बुक में, मान लो कोई मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें मेरे को ऐसा लगा कि भाई रेलवेज ने कोई क्वेश्चन पूछा, वो उसमें नहीं है, तो मैं वो क्वेश्चन की जो टाइप है वो दूसरी बुक से नोट्स वगैरह में अपने बना लेता हूँ। ऐसे कोई पर्सनल बुक में यूज नहीं करता कि भाई मेरे को ये। तो आपका मानना यही है कि आप कोई भी एक बेस्ट बुक चुनो जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस हो, बिल्कुल, और उसी को बार बार प्रैक्टिस करो। कहा भी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही बात है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट अपने आप आपको पता लगता रहेगा कि भाई कैसे क्या है, कहाँ से क्या है। मेरा पर्सनली भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने एक ही बुक चूज की है, और मैं उसका खास नाम नहीं लूँगा, बट राकेश यादव सर की मैंने पढ़ी है, मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली, एंड रीजनिंग मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चंस किए हैं एंड ऑल दैट। तो इनका भी यही मानना, और आपके लिए भी यही सलाह देंगे कि हम कोई भी एक बेस्ट बुक लीजिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। बिल्कुल। तो सचिन जी, आपकी क्या हॉबीज रही हैं, एंड क्या कभी वो हॉबीज एज अ डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आई हैं? अगर आई हैं तो आपने उनको कैसे ओवरकम किया और कैसे उनसे बच के सिलेक्शन लिया? बिल्कुल, देखो डिस्ट्रैक्शंस तो लाइफ में आते ही रहते हैं। हम कोई भी काम करें, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है हमेशा ज़िंदगी में जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है अपने पथ से, अपना जो रास्ता है उससे डिस्ट्रैक्ट करती है। मेरी हॉबी, जो मेन हॉबी है मेरी, हमेशा से ही बचपन से ही क्रिकेट की रही है, और बहुत ज़्यादा। अभी जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम था तो मैं अभी दिल्ली रहता था इस एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तक। तो क्या था कि हर सैटरडे संडे में घर जाता था स्पेशल क्रिकेट खेलने, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से अगर बचना है तो आपका जो फोकस है, गोल पे फोकस है, वो मजबूत होगा। आपको, अगर आपके अंदर आग होगी कि मेरे को ये करना है, और इसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद दूसरी चीज़ें, प्रीफ्रेंस आपको उसी चीज़ की रखनी है जो आपको चाहिए, ठीक है। लास्ट का जो 1 महीना था मैं बिल्कुल भी घर नहीं गया, वहीं पे पड़ा रह के, क्योंकि मेरे को चाहिए था, मेरा सपना है, रियल में ही सपना है कि एनटीपीसी में अगर भगवान ने चाहा तो अब की बार स्टेशन मास्टर की जॉब मिल जाए। और वैसे देखते हैं, अपनी मेहनत तो हम जारी रख सकते हैं, आगे का भी क्या बता सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचने का तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, अपने गोल पर फोकस करो, सभी चीज़ों को साइड में, प्रीफ्रेंस केवल वही होनी चाहिए जो हमको चाहिए। तो आपने अपनी कंटिन्यूटी है जो कैसे बनाई, कैसे कंटिन्यूस रहे आप, और कितना आपने टाइम दिया डेली बेसिस पे, या ऑन एवरेज कह के कि एवरेज आपने कितने आवर्स दिए पर डे अपनी प्रिपरेशन के लिए? देखो, मैं एवरेज तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं भाई डेली ही 7-8 घंटे पढ़ा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई प्रोग्राम है, या कहीं दोस्त की शादी है, कोई और प्रोग्राम है, बीच बीच में कंटिन्यूटी तो टूटती है आदमी की, लगातार नहीं बना रहा जा सकता कंटिन्यूस। हाँ, ऐसा है जब कोई काम नहीं है तो आप डेली चाहे 4 घंटे ही पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे ही पढ़ो, जरूरी नहीं है 10 घंटे ही पढ़ो, लेकिन आप डेली पढ़ो,
डेली पढ़ोगे तो वो रिजल्ट डेली, अगर आप एक स्टेप ऊपर चढ़ोगे तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं है, देखो आज मैं मान लो 5 घंटे पढ़ लिया, फिर मैंने 5 दिन तक बुक ही नहीं उठाई, तो इस टाइप से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, एक दिन पढ़ने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन लगातार पढ़ने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सही बात है। तो यही सोच के मैंने भी धीरे धीरे पढ़ा हूँ। हाँ, डिस्ट्रैक्शन भी हुई, कंटिन्यूटी भी टूटी है, कई बार हुआ है ऐसा, तो फिर दोबारा उसको शुरू करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जब अपना गोल को पाने की चाहत स्ट्रोंग है ना, तो फिर कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती वहाँ तक पहुँचने में। तो जैसा कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सर। जैसा कि आपका स्कोर बता रहे हैं, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो बता रहा है कि आपका 86 प्लस है, और आपका रिपोर्ट कार्ड जो आपका स्कोर कार्ड है वो बता रहा है कि आपने 85 अटेम्प्ट किए। तो ऐसे कौन से वो वीक पॉइंट्स रहे हैं जिसकी वजह से आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या वो 4 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं वो किस कारण से हुए हैं, एंड कैसे वो अवॉइड किए जा सकते हैं आने वाले समय में? आपका मेंस जो होने वाला है या जो हमारे साथियों के एग्जाम्स होने वाले उनके लिए कैसे हो सकता है? देखो, वीक पॉइंट्स तो कोई भी ऐसा परफेक्ट आदमी है नहीं मेरे हिसाब से। तो इस दुनिया में कुछ ना कुछ वीकनेस सब में होती है, कुछ ना कुछ होती है जी। लेकिन फिर भी मैं तो मेरा यही मानना है, अगर किसी का भी स्कोर कम आता है या कोई भी गलती होती है, उसमें प्योर टोटली हमारी गलती है। क्योंकि हमारी गलती के बिना नहीं तो वो क्वेश्चन गलत होता और नहीं मेरे मार्क्स कम होते। हाँ, ऐसा है, जैसे मैंने करंट अफेयर्स को मैं बहुत कम प्रेफरेंस देता हूँ, और जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही है। करंट अफेयर्स मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा मैं करंट अफेयर्स में। उसको मैं केवल एग्जाम से 1 महीना पहले ही वो साल के जितने करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करता हूँ। एक तो यहाँ पे मैं 4-5 नंबर हर बार बैक हो जाता हूँ और बच्चों की तुलना में। दूसरा, कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, मतलब हमेशा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा गलत हो जाता है जो बिल्कुल आसान होता है, उसको हम हल्के में ले जाते हैं वहाँ पे कि अरे तो ऐसा होगा। कई बार क्या होता है कि हम जैसा पढ़े हैं, जैसे हमने हमारी बुक में क्वेश्चन था कुछ और, ठीक है, और लेकिन वो वहाँ पे पूछ कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में वो स्ट्राइक करता रहता है कि यही पूछा होगा, हम उसके हिसाब से आंसर निकाल देते हैं, जो कि ऑप्शन में भी होता है, लेकिन हम वो नहीं देखते पीछे पूछा क्या गया है। वो बहुत आसान क्वेश्चन ऐसा एक आध बार गलत हो जाता है। कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही मेरे अभी इसमें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो आंसर ऐसे ही रखते हैं। आजकल तो टीसीएस एग्जाम ले रहा हमारे हाँ, तो ऐसे आंसर रखता है कि कैंडिडेट को कंफ्यूज किया जाए। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आप उन आंसर को थोरोली रिवाइज करें एक बार निकालने के बाद। देखो, मेरा मानना ऐसा है, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़ो, पूछा क्या है। जो लास्ट वाली लाइन है वो सबसे जरूरी है, उसमें पूछा क्या है। क्योंकि कई बार क्या है, हम आगे वाला क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट निकाल देते हैं। जैसे कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने में, और ए प्लस बी और प्लस सी इतने दिन में करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ए प्लस बी पूछा होगा, क्या पता उसने अकेला बी पूछा हो, तो हम लास्ट वाला नहीं मतलब देखते। इस टाइप में मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ये गलती होती है, कई बार बहुत बार होती है। एक आध गलती ऐसी होती है, जैसे कई बार रीजनिंग में क्वेश्चन देता है, उसमें ऑप्शन में भी ABCD देता है, ठीक है, और जो मतलब जिसमें से हमको गलती छांटनी है वो भी ABCD ही देता है, ठीक है। सेम ऑप्शन होते हैं और सेम आंसर होते हैं। तो कई बार जैसे आंसर आ गया हमारा ए गलत है, और वो ए जो ऑप्शन है उसमें C नंबर पे दिया है, लेकिन हमने तो ए देख लिया और ए पे ही टिक कर दिया, जो इस प्रकार से गलत हो जाता है। आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, प्लस जो नेगेटिव मार्किंग है में फिर वो आपका 1.25 एसएससी में या 1.33 इसमें एनटीपीसी में जी, वो उसको भी लेके बैठता है फिर दोबारा। तो आपने लास्ट टाइम पे जब आप एग्जाम देने से पहले कुछ दिन पहले क्या प्रिपेयर किया है? देखो, लास्ट टाइम से सबसे पहले मैं तो हमेशा से एक चीज प्रेफर करता हूँ मेरे लिए, मैं जो मानता हूँ, जब भी एग्जाम का लास्ट टाइम हो, लास्ट मंथ हो, तो सबसे ज़्यादा जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। क्योंकि उससे आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट का आपको पता लगेगा, आपको कितना टाइम लग रहा है, रीजनिंग सोल्व करने में आप कितना टाइम ले रहे हो, मैथ्स में कितना, और वो जो पेपर का प्रेशर है ना, वो आप अभी से हैंडल करना शुरू कर जाओगे तो हैबिचुअल हो जाओगे, यूज्ड हो जाओगे, तो पेपर में फिर इतना प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्ट ही उठ के पूरा साल पढ़ते रहे, डायरेक्ट उठ के पेपर देने जाओगे, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में बैठते हैं, जिनको आता है, वो अगर 30 क्वेश्चन है वो 30 के 30 आते हैं, लेकिन भाई एग्जाम वाले का एक टाइम लिमिट होता है कि 1 घंटे में देना है। अगर ऐसा होता कि भाई हम चले गए पेपर लेने, एग्जाम वाले ने पेपर दे दिया कि भाई ये लो पेपर, और अगली बार जब चक्कर लगे तब दे जाना, तो सब कर देते भाई। तो सबसे पहले तो मेरा मानना है कि जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मेरा NTPC का है, तो मेरा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो NTPC में
जो CBT 1 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसकी बुक है, उसको बना रहा हूँ रोज का 50-100 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग का कर रहा हूँ। और GS में भी जितने CBT 1 में क्वेश्चंस आए हैं, करंट अफेयर्स जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। साथ में टेक्स्ट बुक से मैंने इसका जो टेस्ट है TPC के ये परचेज किए हुए हैं। डेली का 1-2 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, एक ही दिया जा रहा है फिलहाल तो अभी, क्योंकि साथ में रिवीजन चल रहा है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं एंड जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं, या आप क्या कहोगे उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या किन पॉइंट्स पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो फोकस उनको करना चाहिए कि उनको जाना कहाँ है। उनको एक गोल सेट करना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो, देखो मैं भी ऐसा ही हूँ, सब हैं, सबका माइंड ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए बस, लेकिन हमारा टारगेट नहीं बन पाता। हम जैसे अब जितने फॉर्म निकलते हैं हम सब भर देते हैं। अभी क्या होता है, हम रेलवे की तैयारी करने निकल गए तो रेलवे में हम इंग्लिश नहीं पढ़ते। ठीक है, हम रेलवे की तैयारी पटरी पे जा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन कई बार ये क्या होता है, अभी हरियाणा का जैसे पेपर आ गया तो हम उसको छोड़ के फिर हरियाणा की तरफ हरियाणा जीके पढ़ने लग जाते हैं, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर वगैरह वो चीज़ पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ कॉमन होती है मानता हूँ मैं, लेकिन उस चीज़ से फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो या तो आप एक गोल सेट कर लो कि एक बार तो मेरे को स्पेशल इसी की तैयारी करनी है, बीच में चाहे जितने ही एग्जाम आए मैं उनको नहीं दूंगा। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। दूसरी बात, अपनी कमियों को हम खुद ढूंढ सकते हैं कि मेरा ये चैप्टर कमजोर है, उस पर ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, रेगुलरिटी जरूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हर रोज़ पढ़ना जरूरी है। जैसे कोई भी चैप्टर है, आज पढ़ लिया मैंने, तो आगे अगर हमने क्लास मिस की है तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो बीच की क्लास में हो गया, और उससे रिलेटेड ही एक एक स्टेप ऊपर चलना पड़ता है, तो वो फिर पूरा चैप्टर ही साफ हो जाएगा हमारा। अगर आपने एक भी स्टेप बीच में छोड़ दिया तो आपके आने वाले सारे स्टेप खराब। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अभी जो भी जा रहे हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर क्लास ले रहे हैं तो रेगुलर क्लास लो, बिल्कुल ज़रूरी है, रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है। सबसे बेस्ट तो यही है अगर आपको तैयारी करनी है। बहुत बार ऐसा मौका आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो नहीं होगा या हम नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अभी यहाँ तक आने तक ही हमने शुरू नहीं किया था। अभी जहाँ तक जाना है, जिस चीज़ के लिए शुरू किया था उसको करके ही मानना है, ये सोच के तैयारी करो, होगा पक्का होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो सिलेक्शन 100% होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। तो सचिन जी, जो आप अभी एग्जाम देने वाले हो CBT 2 NTPC एंड स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए जी, उसमें कई पोस्ट हैं। हाँ। जैसे 12th लेवल की भी है, सीनियर टिकट कम टाइपिस्ट की है, टिकट कलर की, जूनियर टिकट कलर की है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की है, ट्रैफिक असिस्टेंट की है, तो उसमें 12th लेवल की भी है, ग्रेजुएशन लेवल की भी है। लेकिन जो आपका ड्रीम जॉब है, जैसा कि मैं जानता हूँ, वो स्टेशन मास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप उसे अचीव कर लेते हो, और हम कामना करेंगे आप जरूर अचीव करो, बट अगर आप उसमें कोई भी अचीव करो, स्टेशन मास्टर नहीं तो कोई भी है, क्योंकि हम नहीं पता कि क्या होने वाला रिजल्ट। हाँ बिल्कुल। तो अगर वो आप अचीव कर लेते हो तो उसके बाद आप क्या चाहोगे? देखो, अभी तो जो है मेरा जो फिलहाल का टारगेट है वो केवल और केवल NTPC में स्टेशन मास्टर को ही अचीव करना है। आगे का मैंने अभी सोचा नहीं है, और जब MTS का दिया था तब भी नहीं सोचा था। हाँ, हालांकि मैं और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता था, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने केवल इसी के बारे में सोचा था कि भाई ये मिल गई तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ना। अब भी पढ़ रहा हूँ, तब भी इससे कुछ ऊपर सोचा था। वही अपने हरियाणा में कहावत है कि काला सिर वाला बरयाना करता सही बात। तो जब वो मिल जाएगी तो कुछ उससे ऊंची की चाहत रहेगी। अभी तो जैसे मैं बोल दूं कि भाई नहीं, मेरे को बस वो चाहिए, उसके बाद मैं बिल्कुल शांत हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम की कंडीशन बताएंगी कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अगर मेरा ऐसा रहा कि मेरे को और ऊपर जाना है, मेरा मन किया तो मैं और पढ़ूंगा, ज़रूर पढ़ूंगा, और पढ़ना भी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। अभी तो फिलहाल मेरा टारगेट केवल इसी पे है। मैं डिस्ट्रैक्ट और किसी चीज़ के बारे में सोच कर होना नहीं चाहता डिस्ट्रैक्ट, केवल इसी पे है कि भाई एक बार ये हो जाए, उसके बाद सोचेंगे। तो जो आपका सजेशन है कि एक चीज़ पे फोकस रहें, तो वो आप खुद पे भी अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में मिलता है कि लोग दूसरों को उपदेश दे देते हैं, लेकिन खुद पे वो अप्लाई कर नहीं पाते या असफल रहते हैं कहीं ना कहीं उसे अप्लाई करने में। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपना ड्रीम जॉब जरूर पाएं एंड आगे जीवन में और उन्नति करें, प्रगति करें। बहुत धन्यवाद। तो सचिन जी, अंत में आप हमारे चैनल के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं भाई साहब यही कहना चाहूँगा, जो भी मेरे भाई बहन दोस्त मित्र जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं,
उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लगे रहें, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें, डिमोटिवेट ना हों, अपनी गलतियों से सीखें और अपने गोल को सेट रखें कि भाई मेरे को ये हासिल करना है। अपने अंदर उस जुनून को जगाए रखें। ज़रूर कामयाबी मिलेगी आपको, बिल्कुल 100% मिलेगी। हाँ, ऐसा है, टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगी पक्का, अगर आप रेगुलर रहेंगे, अगर आपके अंदर वो चाहत है उस चीज़ को प्राप्त करने की। क्योंकि किसी ने कहा है जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ़ें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। तो लगे रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना टाइम जतिन जी ने हमारे लिए निकाला। मैं चाहूँगा आप इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी ये बताएंगे क्या क्या होता है बेल वहाँ बटन पे। दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके हाँ, पास बिल्कुल। नोटिफिकेशन आती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमारी ये वीडियो देखी। कोई भी मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए हों या कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, और यही चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब हों, आप सब अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब हों, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो हमें ज़रूर बताएं। जो भी आपकी एडवाइस है, राय हमारे लिए, वो ज़रूर बताएं। क्योंकि हम एक प्रोफेशनल इंटरव्यूअर नहीं है या इंटरव्यू देने वाले नहीं है। ये हमारा फर्स्ट टाइम है। ये मेरे पर्सनली फर्स्ट टाइम ही है किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। एंड ये खुशनसीब हूँ कि मेरे दोस्त ही हैं सचिन जी, ताकि मुझे इसमें कुछ दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी और कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी। और आप भी इसको एक इंटरव्यू के हिसाब से ना देखें, ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ये बस आपस की बातचीत थी। जो गलतियां मैंने की ताकि वो आप ना करें अपनी तैयारी में। इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं भी नहीं हूँ, और नहीं कि वही ऐसा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बस यही है, जिस रास्ते पे आप चल रहे थे उससे हम थोड़ा सा आगे हैं। तो उस रास्ते पे जो हमने गलतियां करी वो आप ना करो। इसके लिए ही जतिन भाई हमारे पास आए थे कि थोड़ा हम सलाह दे सकें आपको। हाँ। बाकी करना आपको ही है, आप पढ़ोगे तो आप प्राप्त करोगे, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा वो तो सब। तो हमें अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के इस वीडियो को देखें, एंड इसमें जो भी आपको बातें अच्छी लगे हैं उसे ज़रूर ग्रहण करें, उससे कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ें। बस ये आपके हमारी कामना आपके लिए। एंड धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।